हेलो प्रिय छात्र छात्राओं, मैं किपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं 12th क्लास की हिस्ट्री। इसमें हमारा अध्याय फर्स्ट चल रहा है, यानी कि चैप्टर फर्स्ट चल रहा है। हमारा फर्स्ट चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता, ईंटें, मनके और अस्थियां। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसके हम 4 पार्ट करा चुके हैं। आज हमारा ये 5वां पार्ट है। 5वें पार्ट के अंतर्गत हम आपको कराएंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। क्वेश्चन आता है आपका, मोहनजोदड़ो की विशेषताओं के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा टॉपिक है आज का, मोहनजोदड़ो और ये एक नियोजित शहरी केंद्र। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। यहाँ पर हम बताएंगे कि मोहनजोदड़ो के अंदर किस प्रकार की शहरी विशेषताएं प्राप्त होती हैं। तो देखते हैं कि मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर, तो इसके बारे में यहाँ जानते हैं कि मोहनजोदड़ो किस प्रकार का शहर था। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था एक ये है। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता शहरी केंद्रों का विकास होना था। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता के रूप में जाना जाता है, और इसकी जो विशेषता है वह शहरी केंद्रों का होना ही हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस सभ्यता के प्रमुख नगरों में से मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध नगर माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल माना जाता है। हालांकि सबसे पहले जो खुदाई हुई थी, पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे, सबसे पहले वो हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए थे। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के बारे में अब। मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो स्थित है। और मोहनजोदड़ो की जब वहां पर खुदाई की गई तो पुरातात्विक साक्ष्यों को ने जो वहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उसमें वहां पर देखा गया कि दुर्ग और निचला शहर मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित था। हम एक बार फिर से देखते हैं कि यहाँ पर कि मोहनजोदड़ो की खुदाई जो सबसे पहले की गई थी 1922 में कराई गई थी यहाँ पर, 1922 में। और राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। और यह मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ये हम देखते हैं कि जिस समय मोहनजोदड़ो की खुदाई कराई गई तो वह दो भागों में विभाजित था। वहां पर जो उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर देखा जाता है कि वह उसको दुर्ग और निचला शहर दो भागों में उसकी पहचान की जाती है। अब पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा अनुमान लगाया गया कि दुर्ग जो था वह क्यों था और कैसा था। अब देखते हैं यहाँ पर दुर्ग, यह एक छोटा और ऊंचाई पर बनाया गया स्थल था। दुर्ग छोटा और ऊंचाई पर बनाया गया एक स्थल था। और दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। यानी कि जो दुर्ग बनाया गया था हड़प्पा सभ्यता का, जो मोहनजोदड़ो में जो दुर्ग बनाया गया था वह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाया गया था। कुछ स्थान ऊंचा कर उसे चबूतरा तैयार किया गया और उसके ऊपर दुर्ग तैयार किया गया। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया था। इसका अर्थ है कि यह निचले शहर से इसको अलग किया गया था। और दुर्ग में संभवतः यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कोई शासक वर्ग रहता होगा जो कि यहाँ पर सत्ता का संचालन करता होगा। ऐसा वर्ग इस दुर्ग में रहता होगा। हालांकि अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वहां पर राज परिवार के द्वारा शासन किया जाता था, या व्यापारिक संगठन के द्वारा शासन किया जाता था, या पुरोहितों के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वहां पर कोई ना कोई शासक वर्ग जरूर रहता होगा। हम देखते हैं कि दुर्ग में द्वार प्राप्त होते हैं, वहां पर द्वार प्राप्त होते हैं, बुर्ज प्राप्त होते हैं, और राजमार्ग प्राप्त होते हैं। वहां पर राजमार्ग के साक्ष्य मिलते हैं। और प्रसाद महल, प्रसाद बोलते हैं महल को, जो राजमहल होता है महल को प्रसाद कहा जाता है। प्रसाद महल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहां पर कोष्ठागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सभा भवन था उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जलाशय के प्राप्त होते हैं, एक विशाल जलाशय के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो अवशेष मिलते हैं ये सभी अवशेष दुर्ग क्षेत्र में मिलते हैं, जो कि उसका दुर्ग वाला क्षेत्र है।
मोहनजोदड़ो का, उसमें ये सभी अवशेष प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर हम चित्र देखते हैं, देखो चित्र में है, और यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ जो मोहनजोदड़ो का जो दुर्ग वाला क्षेत्र था, वहां पर चित्र इसका दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, ये कुछ इस तरह के विशाल आंगन है। यहाँ पर ये विशाल आंगन है, और अनेक प्रकार की ये कुएं के साक्ष्य मिलते हैं, कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखिए, विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो विभिन्न प्रकार की आकृति जो है दुर्ग वाले क्षेत्र में यहाँ पर प्राप्त होते हैं। सभा भवन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इस तरह से। अब आगे देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो था उसको दो भागों में था, ये एक दुर्ग वाला भाग और एक निचला भाग। ये चित्र दिखाया गया है। तो ये चित्र है दुर्ग वाला जो भाग था वह ये चित्र था, और ये जो भाग है ये इसका मोहनजोदड़ो का निचला क्षेत्र है, जो जन सामान्य के लिए जिसका उपयोग किया जाता होगा। यहाँ पर जन सामान्य के लोग रहते थे, और इसको निचला शहर कहा गया। आगे देखते हैं। अब देखते हैं निचला शहर क्या है। निचला शहर भी दीवारों से घिरा गया था। यह जन सामान्य लोग रहते थे यहाँ पर जन सामान्य लोग रहते होंगे, और व्यापारिक गतिविधियों का संचालन यहाँ पर होता था, जो निचला शहर था। और ऐसा प्रतीत होता है कि पहले चबूतरे बनाए गए, उनके पश्चात नगर योजना बनाई गई। चबूतरा तैयार किया गया और उसके बाद में नगर योजना तैयार की गई। जो निचला शहर है, यहाँ से सड़कें, ईंटें, जल निकासी की व्यवस्था सभी नियोजित यहाँ पर दिखाई दिए। यहाँ पर चौड़ी सड़कें थी, ईंटों का उपयोग किया जाता था, जल निकासी, सब जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सब एक नियोजित ढंग से यहाँ पर दिखाई दी निचले शहर में। हम देखते हैं कि तो अब यहाँ पर जब जिस समय आप ये क्वेश्चन से लिखेंगे तो इसमें आप बता देंगे कि एक डायग्राम तैयार कर देंगे इस तरह का। यहाँ पर मोहनजोदड़ो लिखेंगे बीच में, फिर सड़क व्यवस्था के बारे में बताएंगे, जल निकासी प्रणाली के बारे में बताएंगे, और गृह स्थापत्य के बारे में बताएंगे, विशाल स्नानागार के बारे में बताएंगे, ईंटों के बारे में बताएंगे, अन्नागार के बारे में बताएंगे, सड़क व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं मिलकर मोहनजोदड़ो की विशिष्टताओं का निर्माण करती हैं। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से कौन सी व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, और किस प्रकार से मोहनजोदड़ो की विशिष्टताओं का निर्माण हुआ, कौन कौन सी विशिष्टताएं मोहनजोदड़ो के में दिखाई दी। तो यहाँ देखते हैं सड़क व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता किसमें दिखाई देती है, विशेषता दिखाई देती है उनकी सड़कों में दिखाई देती है। यहाँ पर सड़कें अच्छी थी इसकी। तो यहाँ पर कई प्रकार की सड़कें थी। मुख्य सड़कें 9.15 मीटर चौड़ी, जिसे राजपथ कहा जाता था। मुख्य सड़कें जो थी वह 9.15 मीटर चौड़ी होती थी, और मुख्य सड़कों को राजपथ कहा जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त था। यानी कि नगर जो था वो ब्लॉकेज में बसा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस प्रकार से ब्लॉकेज बने हुए थे। जैसे सड़क है, ये सीधी सीधी सड़कें हैं, और ऐसे ऐसे इस तरह से सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें यहाँ पर दिखाई दी। तो जो नगर था वो खंडों में बना हुआ था, जैसे कि 1, 2, तो 3, 4, 5 इस तरह से खंड यहाँ पर बने हुए थे। और नियोजित नगर की एक विशेषता यहाँ पर हमें दिखाई देती है। सड़कें मिट्टी की बनी थी। सड़कें जो थी वो मिट्टी की बनी होती थी। इनकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी। सड़कों के किनारे कूड़ेदान होते थे, जिसमें इससे भी पता चलता है कि नगर के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी। मोहनजोदड़ो की सड़क के दोनों किनारे चबूतरे बने होते थे, होने के साक्ष्य मिले हैं। और संभवतः ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तुएं की बिक्री करते थे। यानी कि वहां पर चबूतरों पर दुकानें लगाई जाती थी, और व्यापारी अपनी वस्तुओं को वहां पर बेचते थे। सड़कों के किनारे यहाँ पर चबूतरे के हिसाब से मिले, ऊंचे चबूतरे मिले हैं जिस पर दुकानें लगाई जाती रही होंगी, ऐसा अनुमान लगाया गया। फिर दूसरी विशेषता आती है यहाँ पर मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली। जल निकासी प्रणाली जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है मोहनजोदड़ो की, नहीं पूरे संपूर्ण हड़प्पा
सभ्यता की एक महत्वपूर्ण यहाँ पर विशेषता ये दिखाई देती है। तो हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में अनूठी विशेषताओं में नियोजित जल निकास प्रणाली दिखाई देती है, जिसमें सड़कें एवं गलियों के साथ साथ जल निकासी हेतु नालियां बनाई जाती थी। जितनी भी जो सड़कें होती थी, सड़कों के साथ में छोटी सड़कें होती थी, गलियां होती थी, उनके किनारे किनारे नालियां बनाई जाती थी, जिससे कि जल निकासी की जाती थी। और मुख्य सड़कों के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर और शिलाओं से ढक दिया जाता था। जो सड़कों के किनारे जो नालियां बनाई जाती थी, उनको पत्थर एवं शिलाओं से ढक दिया जाता था, ताकि उनमें कोई कूड़ा कचरा न फंस सके और साफ सफाई की उचित व्यवस्था भी बनी रहे। नालियों की साफ सफाई के लिए, नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में मोखे यानी कि कुछ गड्ढे बना दिए जाते थे, जिसमें कि नालियों में आने वाला जो कचरा था वो गड्ढों में इकट्ठा होता रहता था। और प्रत्येक घर की एक दीवार की प्रत्येक जो घर होते थे, भवन होते थे, घर की एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। जो गलियां होती थी, गलियों से सटा होना आवश्यक होता था, ताकि घर का गंदा जो पानी है वो गली की नाली में निकाला जा सके। और इस प्रकार से व्यवस्था यहाँ पर की गई थी जल निकासी प्रणाली की। अब हम देखते हैं कि ये चित्र दिखाया गया है, और जिस प्रकार से ये मुख्य सड़क के जो थी मुख्य सड़क थी, उसके पास में एक यहाँ पर एक नाली और उसका विशाल प्रवेश द्वार दिखाई दिया। ठीक है, नाली बनी होती थी और उसमें किस तरह से उसकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाती थी। एक चौड़ी नाली यहाँ पर, बड़ी नाली के चित्र यहाँ पर है ये। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर मोहनजोदड़ो से संबंधित नहीं है, कालीबंगा से संबंधित आपका जनरल स्टडी से का क्वेश्चन है ये कि लकड़ी की नालियां कहाँ पर मिली। हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी की नालियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में लकड़ी की नालियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, जो कि राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। आप इसको नोट करते हुए चलिए। और वहां से लकड़ी की नालियां मिली हैं। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि लकड़ी की नालियां कालीबंगा में क्यों थी। क्योंकि वहां पर राजस्थान में रेत था, वहां की जो जमीन थी वो रेतीली थी, और जहां पर कालीबंगा नगर बसा हुआ था वहां पर भी रेतीली जमीन थी। और बस्ती में जो पानी होता था वो रेत के अंदर जमा होता रहता था, और ताकि बस्ती में पानी इकट्ठा ना हो, वहां पर कीचड़ ना बने हो और बीमारी ना फैले, और बस्ती से पानी को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की नालियों का उपयोग किया गया। क्योंकि अगर वहां पर सामान्य नालियां बनाई जाती तो शायद पानी वहीं पर जमा होता और बस्ती के अंदर कीचड़ की स्थिति हो जाती। रेत में नालियां नहीं बनाई जा सकती, तो इसलिए लकड़ी की नालियां वहां पर बनाई जाती थी। नालियों की इस प्रकार की जो विशेषता है वह अन्य किसी स्थान पर किसी और दूसरी सभ्यता में देखने को नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में अच्छी उचित जल निकासी प्रणाली यहाँ पर हमें दिखाई देती है, और मोहनजोदड़ो में भी जो जल निकासी प्रणाली वह उच्च कोटि की दिखाई दी। ये उसकी मोहनजोदड़ो की विशेषता यहाँ पर दिखाई दी। अब देखते हैं स्नानागार। मोहनजोदड़ो में प्राप्त जो स्नानागार है, मोहनजोदड़ो का एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल यहाँ पर विशाल स्नानागार था। और जो विशाल स्नानागार था, इसका जो आकार था वह आयताकार था। इसकी जो आकृति थी वह आयताकार स्नानागार था ये। और यह 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर ये गहरा था। इसकी जो आकृति थी वो इस प्रकार की थी कि 11.88 मीटर तो लंबा था, ये लंबाई थी इसकी, और इसकी जो चौड़ाई थी वह थी 7 मीटर चौड़ा था ये, और इसकी जो गहराई थी, गहराई इसमें 2.44 मीटर ये गहरा था। ये से इस प्रकार से ये जो एक अनागार था जिसकी आकृति आयताकार आकृति थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। जो ये इसमें जो विशाल स्नानागार था, इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके में पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में किस दिशा से स्नानागार में उतरने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां बनाई गई थी। तो उत्तर और दक्षिण में इसमें सीढ़ियां बनाई गई थी। स्नानागार का फर्श
पक्की ईंटों से बना होता था। जो स्नानागार था उसका फर्श पक्की ईंटों से बनाया गया था और संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग अनुष्ठानिक जो स्नान होते थे उन कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या अनुष्ठानिक कार्यों में अवसर पर इसका उपयोग किया जाता था। यहाँ पर ऐसा होता होगा कि जो विशाल स्नानागार था वहां पर किसी विशेष पर्व पर, विशेष अवसरों पर जो अनुष्ठानिक जो कार्य होते थे उस समय जो स्नान स्नान का आयोजन किया जाता होगा, तो वह स्नानागार में जाते होंगे लोग, वहां पर सामूहिक रूप से स्नान करते होंगे। और तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस विशाल स्नानागार का जो उपयोग होता था वह अनुष्ठानिक कार्यों में इसका उपयोग होता था। और इसमें जो विशाल स्नानागार था इसमें जल निकासी की भी व्यवस्था थी और स्वच्छ पानी को एक कुएं द्वारा इसमें डाला जाता था, इसमें पहुंचाया जाता था। इसी के पास में यहाँ पर कुछ कुएं थे, एक कमरा था, कमरे के अंदर कुआं था और उन कुओं से इस विशाल स्नानागार में जल की आपूर्ति की जाती थी। इसके 3 और कक्ष बने थे। जो विशाल स्नानागार था उसके 3 और कक्ष बने थे, जिसमें से एक बड़ा कुआं भी उस कक्ष के अंदर एक बड़ा कुआं भी होता था, जिसका हमने बताया है कि उससे जल की आपूर्ति विशाल स्नानागार को की जाती थी। अब देखते हैं, बात हम करते हैं अन्नागार की। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो में जो विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है उसका जो लंबाई है वह 45.72 मीटर लंबा है ये, और 22.86 मीटर चौड़ा है ये विशाल अन्नागार। इस अन्नागार में हवा आने की व्यवस्था थी ताकि इसमें रिफ्रेशमेंट होता रहे, ये पूरी तरह से फ्रेश रहे और इसमें रखी हुई वस्तुएं जो खराब न हो, तो इन सब चीजों की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ अन्न भरने की उच्च कोटि की व्यवस्था भी इस अन्नागार में की गई थी। तो विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, जो कि एक महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है मोहनजोदड़ो की। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की अन्य विशेषताओं में जैसे ईंटें हैं, तो जो नगर में देखा गया कि जो भवन थे वो ईंटें किस प्रकार की ईंटों के बनते थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकाई गई ईंटों का प्रयोग नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता है। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर प्राप्त हुए हैं उन नगरों में जो पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई हैं उन पकी हुई ईंटों की विशेषताएं संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में मिलती हैं और मोहनजोदड़ो में भी मिली। ईंटें जो होती थी वह चतुर्भुजाकार होती थी। ईंटों का जो आकार होता था वह चतुर्भुजाकार की ईंटें बनाई जाती थी और ईंटों की जो आकृतियां होती थी, ईंटों का जो आकार होता था वो 27.94 सेमी से गुणा 13.97 गुणा 6.35 सेमी सामान्य उसका आकार होता था। इस प्रकार से ये ईंटों का आकार होता था, सामान्य ईंटों का आकार। और अधिकांश ईंटें जो एक ही आकृति की संपूर्ण सभ्यता में प्राप्त हुई हैं। भवनों को पक्की ईंटों से बनाया जाता, जो भवन होते थे वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। समकालीन अन्य किसी सभ्यता में पक्की ईंटों का उपयोग यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। समकालीन जो हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, उसमें भी पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, उसमें पक्की ईंटों का उपयोग नहीं किया गया। तो ये थी मोहनजोदड़ो की विशेषता की पक्की ईंटें वहां पर प्राप्त हुई हैं। अब देखते हैं कि गृह स्थापत्य किस प्रकार की थी। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि जो दुर्ग था वहां पर तो महल थे बने हुए, लेकिन जो आवासीय जो भवन होते थे मोहनजोदड़ो में जो आवासीय भवन प्राप्त हुए हैं वो निचले शहर से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासों के केंद्रों में आंगन होते थे, यहाँ पर आंगन होते थे और इसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जो भवनों का जो आकार होता था, स्ट्रक्चर जो होता था इस प्रकार से होता था कि चारों ओर कमरे होते थे और बीच में एक आंगन होता था। आंगन का जो उपयोग होता था वो खाना पकाने के लिए, कताई करने के लिए जैसी गतिविधियों के लिए इसका उपयोग होता था। आंगन, घरों के बीच में जो आंगन होता था उसका उपयोग कताई करने के लिए या खाना पकाने के लिए, घरेलू जितनी भी जो गतिविधियां होती थी उन गतिविधियों के लिए उस आंगन का उपयोग किया जाता था। भूमि तल पर
बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। जो भूमि पर जो सबसे नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर होता था, वहां पर दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार से आंगन को सीधा सीधा नहीं देखा जा सकता था। तो ऐसे लगता है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा, प्राइवेसी की दृष्टि से ऐसा किया गया होगा कि भाई कोई बाहर रास्ते पर चलता हुआ व्यक्ति घर के अंदर न देख सके या अंदर का अवलोकन न कर सके, इसलिए उन चीजों को ऐसा किया गया होगा। तो भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। मुख्य द्वार, जो घर का मुख्य द्वार होता था, वह भी डायरेक्ट उससे रास्ते से आंगन में नहीं देखा जाता था। मुख्य द्वार भी जो होता था वो एक कमरे में खुलता था, और कमरे से फिर दूसरी साइड का जो दरवाजा होता था वह आंगन में खुलता था। तो मुख्य द्वार से आंगन को सीधा सीधा नहीं देखा जा सकता था। तो ऐसा वहां पर होता था। घरों में ईंटों का से बना फर्श होता था। घरों में ईंटों से बना फर्श का स्नाना घर होता था। जो स्नाना घर होता था, बाथरूम होता था, उसकी जो फर्श होता था वो भी ईंटों का बना होता था। घरों में दूसरे तल पर, सेकंड फ्लोर पर, छत पर जाने के लिए सीढ़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वहां पर सीढ़ियां प्राप्त हुई, कि इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो सेकंड फ्लोर पर घर भी बनाते थे। तो घरों में दूसरे तल पर तक छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का अवशेष मिले हैं। और मोहनजोदड़ो में तो ये थी भवन की व्यवस्था। फिर क्या देखते हैं कि जो भवन होते थे, मोहनजोदड़ो के जो भवन थे, उन भवनों में कुएं भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक, जैसे कि अधिकांश घरों में कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इससे होता था कि भाई जल की आपूर्ति के लिए, अपने खाने के पीने के लिए घर में ही कुओं का उपयोग किया जाता था। और अधिकांश जो कुएं होते थे वो बाह्य कक्ष में बनाए जाते थे। जो कमरा रास्ते से जुड़ा हुआ होता था उसमें कुएं होते थे। तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बताया गया है कि यहाँ पर 700 कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पर एक भवन की आकृति दिखाई दी है। मोहनजोदड़ो में जो भवन आवास होते थे किस प्रकार के थे, तो इस प्रकार का भवन होता था, भवन के आवास होते थे। ये देखिए, आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियां कहाँ है, और उसका आ, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है, ये सब चीजें देखिए। जैसे कि यहाँ पर ये प्रवेश हो रहा है, यहाँ से प्रवेश करेगा कोई तो सीधा डायरेक्ट एकदम आंगन नहीं दिखाई दिया। यहाँ से फिर इस कक्ष में जाएगा, और कक्ष में से फिर अंदर जाएगा, और अंदर से फिर इधर की साइड जाएगा। तो यहाँ पर जब ये आंगन यहाँ पर प्राप्त, और यहाँ पर ये आंगन है। तो इधर से जैसे ये भी कमरा हो गया, ये कमरा हो गया, ये कमरा ये हो गया, ये भी कमरा हो गया। ये सभी कमरों के जो दरवाजे कहाँ खुल रहे हैं, आंगन में खुल रहे हैं, आंगन में। और हम बाहर की साइड देख रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी विंडो नहीं है। बाहर की दिशा में कहीं पर कोई विंडो नहीं है, सिर्फ एक मुख्य प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार है यहाँ पर, ऐसे यहाँ जहाँ मैंने एरो लगाया है, ये प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार कक्ष के अंदर गया, कक्ष के अंदर, और कक्ष में से फिर एक दरवाजा ऐसे गया, वहां से भी सीधा आंगन में नहीं गया, फिर इसको घुमा करके ये सीधा आंगन में गया। तो इस प्रकार से रास्ता, अगर यहाँ पर रास्ता है तो रास्ते से कोई भी व्यक्ति सीधा घर के अंदर आंगन की गतिविधि को नहीं देख सकता था। ऊपर जाने के लिए, सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए कुछ सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। देखो यहाँ से ये सीढ़ियां बनाई गई हैं, और इस प्रकार से अंदर के कक्ष से ही, अंदर के से ऊपर सीढ़ियां पर के माध्यम से दूसरे फ्लोर पर जाया जा सकता था। तो इस प्रकार की भवन आकृति थी ये मोहनजोदड़ो में। आगे देखते हैं। उपरोक्त सभी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नियोजित व नगरीय सभ्यता थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मोहनजोदड़ो की विशेषताएं थी, उन मोहनजोदड़ो की विशिष्टताओं से यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और एक नियोजित सभ्यता थी। और प्रिय छात्र छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, ये टॉपिक पूरा हो चुका है। इस टॉपिक में से अनेक प्रकार के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, जैसे कि जल निकास प्रणाली किस प्रकार की थी, भवन वहां पर किस प्रकार के थे, ईंटें किस प्रकार की थी। दो दो अंक में अनेक क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके तैयार हो जाते हैं। और इसमें यदि क्वेश्चन इस प्रकार का आता है कि मोहनजोदड़ो की विशेषताएं किस प्रकार की थी, तो ये तो आप लिखेंगे ही। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी यही थी, इसी प्रकार की ये सभी विशेषताएं
हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं भी जानी जाती हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और सारी नगरीय विशेषताएं यहाँ पर मोहनजोदड़ो के अंदर आपको दिखाई दी। तो प्रिय छात्र छात्राओं, ये आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। प्रिय छात्र छात्राओं, हम आपके लिए इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहेंगे और इसी प्रकार से आप इसको लगातार देखते रहिए, आप नोट्स तैयार कीजिए, आप देखते रहिए। ये सिर्फ आपके लिए अभी तक के लिए उपयोग नहीं है, ये आपको जनरल स्टडी के भी इसमें से अनेक क्वेश्चंस आपको प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।